जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम हमारी स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ फिर से देखते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 7.1 प्रमेय 7.1 ASA नियम, यानी एंगल साइड एंगल नियम। ये नियम क्या कहता है इसको समझेंगे पहले और इसकी प्रूविंग भी हम देखेंगे। तो आइए पहले इसको समझते हैं। कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, एक त्रिभुज ये बना दिया हमने और एक त्रिभुज ये बना दिया हमने। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं PQR। बेहद ही आसान और बेहद ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, तो बने रहिए वीडियो में। 1% भी आपको समझ में ना आने की कोई चांस ही नहीं है, ऐसे मैं तोड़ फोड़ के समझाऊंगा। तो चलिए ऑपरेशन की ओर, और ऑपरेशन करते हैं पूरी तरीके से अच्छे से तोड़ तोड़ के। तो देखिए, कह रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, यानी इस त्रिभुज के दो कोण ले लीजिए, कोण बी और कोण सी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोण बी और कोण सी, और इसके अंतर्गत भुजा कौन है? BC है। इट में ठेठ भाषा में समझे, अपनी लैंग्वेज में समझे, तो इन दोनों में जो कॉमन भुजा हो, तो देखिए कोण सी में भी BC भुजा कॉमन है, कोण बी में भी BC भुजा कॉमन है, यानी BC भुजा दोनों त्रिभुज में क्या हो? कॉमन हो। ठीक है, अब इसका भी ले लेते हैं कोण P और कोण Q, और ध्यान से देखेंगे तो QR क्या है? कॉमन हो। तो ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, यानी इस त्रिभुज का कोण B, ठीक है, और कोण C, और इस त्रिभुज का कोण Q और कोण R के बराबर हो। ठीक है, यानी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में तो बराबर हो, और साथ में कौन सी भुजा? इन दोनों कोण के जो अंतर्गत हो, यानी BC के अंतर्गत कौन सी भुजा है? BC है, समझा चुके हैं, कॉमन है। और Q और R के अंतर्गत कौन सी भुजा है? तो QR है। ठीक है, इतना दिया है। तो कह रहा है कि अगर इतना कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो आप क्या होता है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम होंगे त्रिभुज PQR के। तो देखिए, ये हमारा गिवन कंडीशन है। अगर प्रूविंग की बात करें, पूरा थ्योरी की बात करें, तो ये कहता है थ्योरी, ठीक है, कि अगर ASA, तो चूंकि ASA नियम से कॉन्ग्रेंट नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये हमारा कह रहा है, पूरा जो थ्योरम है वो कह रहा है। अब बात आती है प्रूविंग की, तो इतना कंडीशन दिया है और प्रूव करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी इसको मैं समझा दिया, इसको मैं मिटाऊंगा और ऊपर की ओर अच्छे से लिखूंगा। नोट डाउन कर लीजिए, करना है तो। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं प्रूविंग की ओर और लिखते हैं दिया क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा यहीं से चालू हो जा रहा है। दिया है, लिख लेते हैं, समझा दिए हैं, ये हमारा गिवन है। यानी कोण B को क्या लिख सकते हैं? ABC, तो लिख लेते हैं कोण ABC इक्वल टू कोण PQR, कोण Q को लिख सकते हैं PQR। ठीक है, अगला टर्म लिखते हैं BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। फिर अगला टर्म कोण C इक्वल टू कोण C इक्वल टू कोण R, यानी ACB, कोण ACB इक्वल टू है PRQ, लिख लेते हैं PRQ। पूरा लिख लिया, बात वही है, PRQ में भी कोण R ही आएगा, ACB में कोण C ही आएगा। इतना दिया है, तो सिद्ध क्या करना है? तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। आइए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ये हमें क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है। तो प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और तीन कंडीशन लेंगे।
तीनों कंडीशन को बारी बारी यानी प्रूफ के तरफ इंग्लिश में बात करें तो पढ़ते हैं और बारी बारी से देखेंगे। तो पहला देखते हैं और इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों, पहला केस में हम मान लेंगे कि ए बी पी क्यू के बराबर है। देखिए इसके पहले जितना थ्योरम पढ़े हैं हम, ये तो खैर पहला ही थ्योरम है, एक अभिगृहित पढ़ा है हमने एस नियम, तो उसका यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी आपने क्लू पढ़ रखा है, थ्योरी हो या अभिगृहित यानी एक्सियोम हो, तो उसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, सिवाय इसको छोड़ के। कौन सा नियम? एस से इसको प्रूफ ही करना है, तो इसका यूज नहीं करना है हमें। आइए अब बढ़ते हैं। पहला कंडीशन मान लेते हैं कि ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। ए बी इक्वल टू पी क्यू मान लिया, चाहे पहले लिख दीजिए मान लिया, जैसी आपकी इच्छा। मान लिया, क्या मान लिया हमने? कि ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इतना हमने मान लिया। साफ नहीं दिख रहा है तो बस साफ कर देता हूँ थोड़ा, लिख लेते हैं। मान लिया, क्या मान लिया इस केस में हमने? ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब देखिए, जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम दिखाना है उसी त्रिभुज को ले लेते हैं, तभी तो दिखा पाएंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, इंग्लिश वाले लिखेंगे। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये हमारा क्या है? ए बी इक्वल टू पी क्यू क्या है भैया? मान लिया है हमने, मान लिया, मान लिया है हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और दो कंडीशन यहाँ दिया है, तो दिया है को नोट जैसे करेंगे ये प्रूफ हो जाएगा। ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर। ए बी सी बोले तो कौन बी, ए बी सी बोले तो कौन बी, और पी क्यू आर बोले तो कौन क्यू। कौन पी कौन क्यू के बराबर है। ठीक है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो गया और बी सी क्यू आर। ये दोनों कहाँ से? घर से कुछ नहीं लाना है, दिया है। ठीक है, घर से कुछ नहीं लाना है, ये दिया है हमारा। ठीक है, लिख लिया, दिया है, हो गया आपका प्रूफ। देखिए ये कोण और इन्हीं कोण को बनाने वाले जो दो भुजा हैं वही आपस में बराबर है। अभिगृहित क्या करता है? एस एस अभिगृहित क्या कहता है? यही कहता है कि जो दो कोण बराबर हों और दो भुजा बराबर हो, तो इस ठेठ भाषा में समझें तो दो भुजा बराबर हो, उन्हीं भुजाओं के द्वारा बना हुआ कोण आपस में बराबर हो। यानी AC और BC बराबर है, AB और BC बराबर है, तो इनके अंतर्गत कोण B बन रहा है, और PR और QR बराबर है तो इनके अंतर्गत कोण Q बन रहा है, वो आपस में बराबर हो। तो सेम वही कहानी है यहाँ। देखिए AB PQ के बराबर, BC QR के बराबर और कोण B कोण Q के बराबर। तो हम कह सकते हैं चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। यही हमको प्रूफ करना था, तो पहला केस लेके हमने प्रूफ कर दिया। आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम दूसरा केस भी ले लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम AB को ग्रेटर देन PQ ले लेंगे कि AB हमारा बड़ा है PQ भुजा से। ठीक है, ठीक, और हम आगे इसमें कुछ रचना भी मान लेंगे कि AB पे एक बिंदु P लिखते हैं, भुजा AB पर एक बिंदु D इस प्रकार लेते हैं कि देखिए यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं, D ले लेते हैं, D को C से मिला देते हैं। ठीक है, D को हमने C से मिला दिया। हाँ, तो इस प्रकार लेते हैं कि DB इक्वल टू PQ लिख लेते हैं, DB इक्वल टू PQ। देखिए अब हम जो भी ये रचना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं कि AB हमारा PQ के बराबर हो जाए। जैसे AB PQ के बराबर हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, क्योंकि दो कंडीशन ऑलरेडी दिया है।
और एक हमें ए बी पी क्यू के बराबर करना है, तो एस ए एस अभिगिरित यानी एक्सियोम लग जाएगा। तो चलिए पहले हम इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखा देंगे और सीपीसीटी रूल से कुछ कंडीशनल लाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए। और हम यही दिखाएंगे भी कि ए बी पी क्यू के बराबर दिखाने के बाद जैसे ही ए बी पी क्यू के बराबर दिख जाएगा वो हम प्रूफ कर लेंगे, आपको पता है। तो पहले हमारा काम है इन दोनों को सर्वांग दिखाना। तो लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज डी बी सी तथा पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल डी बी सी एंड पी क्यू आर क्या है हमारा, डी बी इक्वल टू पी क्यू क्या है, माना था, माना है, लिख लीजिए, ऊपर हमने माना था, ठीक है, एक रचना के थ्रू, एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू माना है। चलिए अब हम दो चीज़ तो हमारा दिया ही है कि कौन बी कौन सी के बराबर है, तो लिख लेते हैं कौन डी बी सी, कौन डी बी सी बराबर है कौन पी क्यू आर के, कौन पी क्यू आर के, और बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर। आप कहेंगे सर ऊपर तो ए बी सी दिया है, आप डी बी सी लिख रहे हैं, तो हम छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं। अब एंगल बी को आप डी बी सी रखेंगे तब भी एंगल बी ही आएगा, और ए बी सी लेंगे तो एंगल बी ही आएगा। ए को थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ए बी सी भी लेंगे तो एंगल बी और डी बी सी भी लेंगे तो एंगल बी, तो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों कहाँ है, क्योंकि दोनों सेम एंगल ही लेंगे, चाहे ऊपर से ले चाहे थोड़ा नीचे से लें। तो नीचे वाला ट्रायंगल मिला था इसलिए नीचे से ले लिया, ये कहाँ से हमारा, घर से नहीं, कुछ भी दिया है। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, और इसलिए चूंकि एस ए एस, देखिए भुजा 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 और कोण है, जिस भुजा दोनों भुजा बराबर है उसी के अंतर्गत जो कोण है वो बराबर है। सब में यही हम करके प्रूफ करेंगे अभिगिरित के थ्रू, एक जियोम के थ्रू, एस ए एस अभिगिरित से, या एस ए एस सर्वांग समता नियम लिख दीजिए, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। ये क्या कहता है ये नियम, सर्वांग समता नियम, कि अगर एस ए एस साइड एंगल साइड बराबर है तो ऊपर बराबर है, तो दोनों त्रिभुज से हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग हो जाएगा। अब हम सीपीसीटी से कुछ ले लेते हैं बराबर, देख लीजिए, चूंकि सीपीसीटी नियम से दिख रहा है तो आगे बढ़ते चलते हैं। इसमें कोण डी सी बी इक्वल टू कोण पी क्यू आर, यानी ये छोटा वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, सर्वांग है तो बराबर होगा सीपीसीटी से, लिख लेते हैं कोण डी सी बी इक्वल टू कोण पी आर क्यू, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीपीसीटी नियम से। चलिए ये इतना हम लिख देते हैं इसलिए, और चूंकि ए सी बी पी क्यू आर के बराबर है, ये दिया है हमारा, तो ये भी लिख लेते हैं कि ए सी बी, चाहे देखिए इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं तो और मजा आएगा, ओ आर और इसलिए डी सी बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी बी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको 1% ध्यान देना है, इसलिए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, और इसको हम चूंकि कर लेते हैं, और हमारा दिया है ए सी बी इक्वल टू कोण पी आर क्यू के, ठीक है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा कहाँ है, घर से नहीं, ऊपर गिवन है, देख सकते हैं, दिया है, दिख रहा है इसमें, हाँ। चलिए अब इसे नीचे नहीं लिखेंगे, हाँ। तो ये हमारा क्या है, गिवन है, देख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया। दोनों का RHS बराबर है तो बोलेंगे यस सर, तो LHS भी बराबर होगा, यानी दोनों एंगल, अगर PRQ DCB PRQ के बराबर है और ACB PRQ के बराबर है, तो DCB ACB के बराबर होगा, क्योंकि RHS बराबर है तो LHS को बराबर कर दीजिए। तो चूंकि इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए DCB इक्वल टू ACB, DCB इक्वल टू ACB, ठीक है। RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। अब बेहद सिंपल हो गया। अब देखिए DCB, ध्यान से देखिएगा, DCB ये छोटका कोण ACB ये बड़का कोण के बराबर है। तो ऐसा कब हो सकता है,
तो हम कहेंगे कि यह तब पॉसिबल है, ध्यान से सुनिएगा, ये तब पॉसिबल है जब बिंदु डी ए पर हो। तो लिखते हैं चूंकि यह तभी पॉसिबल है, तभी संभव है जब बिंदु डी ए पर हो, बिंदु डी ए पर हो, यानी संपाती हो, या कौन साइड भी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या हो, संपाती हो, यानी डी कहाँ चला जाए, ए पे। ठीक है, अगर डी चला जाएगा ए पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर डी चला जाएगा ए पे तो इसको उठा के इस पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल टू ए बी, दोनों सेम हो जाएगा। तो चूंकि तो इसलिए कह सकते हैं कि डी बी इक्वल टू ए बी। इतना कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेहद आसान है। ठीक है, अब देखिए ये हमने कह दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा छोटका कोण ये बड़का कोण के बराबर हो रहा था, ये प्रूफ हो गया था कि ये कोण इसके बराबर है, तो प्रूफ हो गया। तो भैया ये कब संभव है, जब डी ए पे चला है तो छोटका कोण भी बड़का कोण के बराबर हो जाएगा, और डी ए पे चला जाएगा तो डी बी इक्वल टू ए बी, तो वही तो हमने लिखा है। अच्छा, कुछ माने भी थे कि डी बी इक्वल टू पी क्यू, देखिए यहाँ और लिख देते हैं, चूंकि डी बी इक्वल टू पी क्यू हम क्या किए थे, माना है। ठीक है, यहाँ माना है, हमने मान लिया है, तो कोई दिक्कत यहाँ दिख रहा है ना, दिया है, हाँ दिख रहा है, चलिए ये हमारा दिया है। ठीक है, चलिए हम यहाँ जाइए, ये माना है। अब हम क्या देख रहे हैं, एलएचएस बराबर है दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर हो जाएगा। तो कह दीजिए इसलिए ए बी इक्वल टू पी क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यही हमारा टारगेट था कि ए बी को पी क्यू के बराबर दिखा दे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब दोनों त्रिभुज लेकर सर्वांगसम दिखा देंगे। आप इसको नोट डाउन करिए, मैं मिटाता हूँ। आइए दोस्तों, अब आगे प्रूफ कर लेते हैं। चूंकि त्रिभुज अब ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर ले लीजिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, कहाँ से भैया, घर से नहीं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं आगे, और वो दोनों दिया है आपका ऊपर, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर और बी सी इक्वल टू क्यू आर, कहाँ से दिया है। तो अब आसानी से कह सकते हैं हम वही जो पहले में प्रूफ कहे थे, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। इक्वेशन 1 यहाँ छोड़ दिए थे, नहीं मिटाए थे क्योंकि इसका यूज था नियम से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यही हमारा सिद्ध करना है। तो दूसरा केस से भी लेके हमने सिद्ध कर दिया। अब तीसरा केस लेंगे, प्रूफ खूब बढ़िया से घेर के लिख दीजिए, नोट करिए। तीसरा केस देखते हैं। आइए दोस्तों, तीसरा केस लेते हैं। अब दूसरा केस में ए बी ग्रेटर देन पी क्यू था, इस बार हो जाएगा ए बी लेस देन पी क्यू। ठीक है, अब देखिए इस बार यहाँ ए है हमारा, तो ए बी को इस प्रकार बढ़ाया कहाँ तक, डी तक। ठीक है, अब थोड़ा हम इसको चेंज कर ले फिगर को अच्छे से। ये ए बी सी हमारा आकृति है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि ए बी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया और डी को सी से मिलाया, इस प्रकार बढ़ाया। अब हम लिख लेते हैं एक बार, फिर समझा देते हैं। आप देखिए ए बी लेस देन पी क्यू। अब हम लिखते हैं कि रेखा चाहे भुजा ए बी को, त्रिभुज की भुजा है तो लिख लेते हैं भुजा, मिटा दे, थोड़ा साफ कर दें। भुजा ए बी को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि डी बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ए बी रेखा को डी तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये जो डी बी भुजा है इसके पी क्यू के बराबर हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं
और वही काम करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं पूरा, और इस त्रिभुज के क्या दिखा देंगे, सर्वांग दिखा देंगे, और सीपीसीटी रूल से हम क्या करेंगे, AB को PQ के बराबर दिखा देंगे। सब में हमारा टारगेट यही है कि AB को किसके बराबर दिखा दे, AB को PQ के बराबर दिखा दे। तो चलिए पहले दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाते हैं। चूंकि लिख लेते हैं त्रिभुज DBC तथा जो त्रिभुज सर्वांग दिखाना होता है उसी को लेते हैं, तो DBC और PQR लिख लीजिए। PQR में क्या हो जाएगा हमारा, एक चीज तो हम मान ही लिए हैं, DB इक्वल टू PQ, यानी ये जो बड़ी वाली भुजा है PQ के बराबर है। तो लिख लेते हैं कहाँ से भैया, तो माना है, ऊपर हमने क्या किया है, माना है, और दो बराबर ऊपर दिख रहा है आपको ABC। चलिए तो ABC, तो ABC को DBC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ABC बोले तो कौन B ही बोलेंगे, DBC बोलिए तो कौन B ही बोलेंगे। तो DBC बोलने से फायदा ये हो जाएगा कि DBC त्रिभुज आ जाएगा हमारा, उस त्रिभुज की ये कौन आ जाएगा। कहने का खरा अंदाज बदल रहा है तो अंदाज बदल देते हैं, बाकी मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि कौन B ही आ रहा है। तो ABC की जगह पर हम लिख देंगे DBC। DBC किसके बराबर हो जाएगा, PQR के, ऊपर दिया है देख सकते हैं, और BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR। कहाँ से भैया ये, तो दिया है, ठीक है, हो गया खत्म, दिया है। अब इसको थोड़ा सजा लीजिए, श्रृंगार कर दीजिए इसका। चलिए अब लिख दीजिए त्रिभुज DBC, नियम लिख दीजिए, चूंकि SAS सर्वांग समता नियम से, समता नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग होगा त्रिभुज PQR के। जहां ये त्रिभुज सर्वांग हो गया तो CPCT रूल अब लगा देते हैं, तो लिख लेते हैं चूंकि CPCT नियम से, CPCT नियम से DCB बड़ा वाला कोण PRQ के बराबर होगा, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग दिखाए हैं, तो DCB PRQ के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं DCB इक्वल टू PRQ, दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। और कुछ दिया भी है ACB PRQ के बराबर है, तो लिख लेते हैं ACB इक्वल टू PRQ। कहाँ से भैया, इसको इसलिए कर देते हैं, इसको चूंकि कर देते हैं, ये घर से नहीं भैया दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं दिखेगा इधर लिख देते हैं। ये देखिए दोनों का RHS बराबर है, सेम पिछले की तरह, तो LHS भी बराबर होगा, तो लिख लेते हैं, इसलिए कोण DCB बराबर होगा कोण ACB के। देख लीजिए आराम से, ये दोनों को हमने बराबर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ACB को थोड़ा साफ लिख लें, ठीक है। तो अगर देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, DCB ये बड़ा वाला कोण ACB ये छोटा वाला कोण के बराबर हो जाए, इसका मतलब क्या है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि बराबर है, बराबर प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब ये कब संभव है, जब बिंदु A D पे समपाती हो। तो लिख लेते हैं यह, चूंकि यह तभी संभव है जब बिंदु A D पर हो, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी A D पर हो। तो अगर A D पे होगा तो क्या हो जाएगा, ये छोटा वाला कोण भी बड़ा वाला कोण के बराबर हो जाएगा। इस भुजा को उठा के D पे रख दीजिए, तो बड़ा वाला कोण के बराबर छोटा वाला कोण भी हो जाएगा, क्योंकि ये उठ के उस पर चला गया तो ये बढ़ के यहाँ चला आएगा, ठीक है। तो जब A D पे जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, लिख लेते हैं, अगर A D पे चला जाएगा तो AB किसके बराबर हो जाएगा, DB के, ये सेम इसी पे आ गया। तो अब AB इक्वल टू DB कह सकते हैं, या थोड़ा लिखने का तरीका बदल लें, DB इक्वल टू AB। जब हमारा A D पे चला गया तो DB इक्वल टू AB हो जाएगा, क्योंकि दोनों बिंदु समपाती हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अब थोड़ा देखिए, चूंकि इसलिए एक चीज हमारा दिया भी है, क्या दिया है, तो हमारा ये चीज दिया है, मान लिया है हमने कि DB PQ के बराबर है। इसको हम याद कर लीजिए, थोड़ा कॉमा देख लिख दीजिए। अब फिर एक और चीज लिख दीजिए, DB किसके बराबर है, PQ के। कहाँ से भैया, माना था, चाहे माना है, ठीक है, केस में हमने ये मान लिया है, ठीक है।
चलिए तो ए डी बी किसके पी क्यू के बराबर है, दोनों का एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, तो लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू। अब पहले वाला में समीकरण 2 माने थे, 1 माने थे, इसमें समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ के लिख लेते हैं इसलिए, ठीक है। दोनों का एल एच एस बराबर तो आर एच एस बराबर, यही हमें लाना था। अगर ए बी पी क्यू के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो ही जाएगा, क्योंकि 2 कंडीशन ऑलरेडी दिया है और तीसरा हमें दिखाना था, तो दिखा दिया ए बी पी क्यू के बराबर। अब इसको नोट करिए, मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब सिंपल त्रिभुज लेके प्रूफ कर लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी में ए बी इक्वल टू पी क्यू, कहाँ से भैया, समीकरण 2 से। मिटाया नहीं हूँ, लिखा हूँ, इसीलिए इसका यूज है 2 से। मीन ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में घेर दीजिए और 2 कंडीशन ऊपर दिया है, ए बी सी बराबर है पी क्यू आर के और बी सी इक्वल टू है क्यू आर। हो गया, कहाँ से, घर से कुछ नहीं, ये दिया है, ठीक है। चूँकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से ये अभिगृहित है, एक्सियोम है, इसका यूज हम कर रहे हैं। सर्वसमता नियम से क्या हो जाएगा, अब सिंपल है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। खूब अच्छे से घेर दीजिए, इसलिए दे दीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्रूफ। यही प्रूफ करना था, तीनों कंडीशन से हमने प्रूफ कर दिया। नोट डाउन करिए इसको। आइए दोस्तों, ये इसी नियम से रिलेटेड है, यानी ए नियम जो पढ़े हैं हम अभी, थ्योरम पढ़े हैं 7.1, उसी से ये बनता है ए सर्वांग समता नियम। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि ये उसी से हो जाता है। उसी को पलट के उलट पलट के देखेंगे तो नियम में वो फुलफिल करता है, ठीक है, उस नियम को सेटिस्फाइड करता है। वो 2 त्रिभुज सर्वांग होते हैं यदि इन त्रिभुजों के 2 कोण का कोई भी 2 कोण का युग्म और एक संगत भुजाओं का क्या हो, युग्म बराबर हो, उसे ए एस सर्वांग समता नियम कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी यही पढ़ा, और त्रिभुज पी क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, पी क्यू आर, इसमें हमने क्या बोला, कोण बी और कोण सी, कोण क्यू और कोण आर, यानी कोण बी इक्वल टू, यही पढ़ा हमने, ऊपर देख लेते हैं, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू के, बी सी इक्वल टू क्यू आर के, और कोण सी इक्वल टू कोण आर के, यही देखा हमने। यानी ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, और इसके अंतर्गत जो भुजा है वो दोनों आपस में बराबर। अभी ये नियम देखा। अब ये कह रहा है कि आजाद है, कोई भी 2 कोण, कोई भी एक भुजा बराबर होगा ना तो त्रिभुज वो सर्वांग होगा, ठेठ भाषा में समझे तो यही ये कहता है, कौन सा रूल, ए एस सर्वांग समता नियम। कैसे, देखिए, अगर हमारा कोण बी कोण क्यू के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, ठीक है, तो कोई भी अगर 2 भुजा बराबर होगा त्रिभुज का, कोई भी 2 कोण अगर त्रिभुज का बराबर होगा तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कैसे, दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए ये कोण 70 है और ये आपका 50 है, तो ये आपका 60 होना ही होना है, मजबूरी है 60 होना। यानी 70 है और ये 50 है, तो आपका ये मजबूरी है 60 होना। क्यों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 7 5 12 120 डिग्री, तो 60 डिग्री 180 डिग्री होगा। तो यहाँ भी 7 5 12 60 डिग्री 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो तीसरा कोण देख रहे हैं, ऑटोमेटिक बराबर हो जा रहा है। तो अगर हम मान लीजिए, अगर हम ये कोण बोल देंगे, कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण सी के, और बी सी क्यू आर के बराबर है ही है, यानी ये दोनों तो दिया है हमारा क्यू आर के बराबर है। देखिए ये दोनों तो हमारा इसमें दिया ही है, कौन सा रूल में, एस नियम में, ठीक है। इसमें तो हमारा यही चीज 3 दिया है ना, तो देखिए 2 तो हम इसी का लिख दिए, ठीक है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, ठीक है। तो 2 तो हम इसी का लिख दिए, कोण बी कोण क्यू के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, ये 2 लिख दिए ना इसमें। और एक हमने कह रहे हैं कि नहीं भैया, तीसरा कोण ना होके, कोण सी कोण आर के बराबर ना होके कोण ए कोण पी के बराबर है। अगर हम ये बात कह दिए कोण ए कोण पी के बराबर है, तो
हम वही नियम कह रहे हैं, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ रहे हैं। कैसे? देखिए, अगर इन दोनों को हमने बराबर दिखा दिया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। कैसे होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए अभी हम थोड़ा इस कंडीशन को भूल जाते हैं, यानी ए बराबर पी के और बी बराबर क्यू के, और कोई भी एक भुजा बी सी और क्यू आर ले लिया, बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में। तो अब हम कहेंगे कि भैया ये नियम तो हमें दिख रहा है ए ए एस नियम, लेकिन इसके पीछे का जो नियम है, जो रूल है, वो इसी का काम कर रहा है। ए एस ए थ्योरम यानी 7.1 ही पर में इस पे काम कर रहा है। तो आप कहेंगे कैसे काम कर रहा है? तो देखिए 7 6 13 तो ये 50 होगा, और 7 6 13 ये 50 होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हैं कि असल में ये छुपा हुआ राज है कि कौन सी कोण आर के बराबर होगा ही होगा। तो कौन सी कोण आर के बराबर हो जाएगा तो फिर से तो वही नियम हो गया ना जो नियम पढ़े थे, यानी कोण बी इक्वल टू कोण क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर और कोण सी इक्वल टू कोण आर। यही नियम फॉलो कर रहा है ना, लेकिन एक स्टेप आगे सोचने पे कर रहा है। जब हमने इसको कहा कि ये भाई ए एस नियम से सर्वांगसम है त्रिभुज, सर्वांगसमता नियम से ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम यही बात कह रहे हैं, ए एस ए ही बात कह रहे हैं, लेकिन घुमा के कह रहे हैं। वो समझ में आपको आ गया होगा कि हमने जब ए को पी के बराबर कर दिया, अब बी को क्यू के बराबर कर दिया और बी सी को क्यू आर के बराबर कर दिया, तो कौन सी कोण आर के बराबर होना ही होना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बात तो वही हुआ ना, जब होना ही होना है तो नियम तो यही लग गया। अगर सोचेंगे तो थोड़ा आगे मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नियम क्या हो गया? यही नियम हो गया, क्योंकि सी आर के बराबर है। एक स्टेप आगे सोचेंगे तो यानी उसी नियम को पलट के हमने कह दिया ये नियम ए एस, यानी पर्दे के पीछे काम वही है, तो नियम ये वही है, लेकिन घुमा के थोड़ा कह रहे हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मत सिंपल ये नियम कहता है कोई भी दो कोण और कोई भी एक भुजा, ठीक है, जैसे हमने ए पी के बराबर बी क्यू के बराबर और बी सी क्यू आर के बराबर कर दिया, तो हम ये भी कह सकते थे कि कोण ए पी के बराबर और कोण बी कोण क्यू के बराबर, यानी ऐसे भी कह सकते थे। थोड़ा समझ लीजिए, इधर समझ लीजिए कि कोण ए कोण पी के बराबर और कोण बी कोण क्यू के बराबर, और ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर। अगर ऐसे भी बराबर हो तब भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कोई भी दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाएगा ना त्रिभुज का, तो सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से? ए एस सर्वांगसमता नियम से। और इस नियम को पलट के देखिएगा तो ये कौन सा नियम है? ए एस ए सर्वांगसमता नियम, थ्योरम 7.1 ही है, इसीलिए इसको इसी में बता दिया आपको। कोई भी दो कोण याद रखिएगा, कोई भी एक भुजा अगर बराबर है किसी भी दो त्रिभुजों का तो आपस में वो सर्वांगसम होंगे। नोट डाउन कर लीजिए, एक स्टेप और बताए हैं तो समझने के लिए। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया होगा आपने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे रेड कलर का बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर रख लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, यही मेहनत का फल होता है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।